हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एमपीसीजे के एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए वन लाइनर सेशन लेकर के आ रहा हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। साथियों यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होते हैं, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होते हैं। इन सभी ऐसे टॉपिक है जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहां पे एक एक वन लाइनर को आपके सामने डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि ये वन लाइनर आपके एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से हेल्पफुल होने वाले हैं। खास करके ये जो मैं सेशन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं साथियों, ये एमपीसीजे के ही एग्जामिनेशन के लिए ही रेलिवेंट है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन की खास बात साथियों ये है कि ये यहाँ पे जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो बाइलिंगुअल होगा। दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे मिलने वाला है, हिंदी लैंग्वेज में भी, साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी, दोनों लैंग्वेजेस में कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो साथियों अब आपको किसी भी चीज के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पूरा का पूरा हिंदी में है, अभी इंग्लिश में भी सेम कंटेंट आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे तो पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में कि क्या है संविधान सभा, और संविधान सभा का अगर गठन हुआ है तो किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ है। तो साथियों जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा का हमारा गठन किसके तहत किया गया था? तो साथियों एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था। क्या भेजा गया था दोस्तों? एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था और उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आइए हम एक एक वन लाइनर को देखने वाले हैं और वन लाइनर क्या कहते हैं उन चीजों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट रीजन एंड असर्शन बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, निगेटिव टर्मिनोलॉजी बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। तो साथियों पहला जो वन लाइनर आपके सामने यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण, मैंने अभी आपको बताया कि भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया था साथियों वो कैबिनेट मिशन योजना आया था और उसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित किया गया था। क्या गठित किया गया था? एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। मींस का जो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी और उसी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा एक संविधान सभा के द्वारा इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई जो कि वन लाइनर फैक्ट से आपके सामने आ रहा है। सेकंड, अगर हम वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे तो ये क्या कहना चाहता है? वन लाइनर फैक्ट कह रहा है संविधान सभा से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है। अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा का मतलब क्या होता है? किसको हम संविधान सभा कहते हैं? साथियों इसमें विशेष स्थान पर इकट्ठा होकर संविधान किसको कहेंगे? संविधान सभा हम किसको कहेंगे? तो साथियों संविधान सभा की जब हम कल्पना करते हैं तो इससे यह तात्पर्य होता है कि वहां पे विशेष प्रकार के व्यक्तियों का इकट्ठा होना, विशेष प्रकार के व्यक्तियों का जमावड़ा होना और वहां पे क्या करना? बैठ करके एक दूसरे से विचार करना, विमर्श करना और उसके बाद से उस पे क्या करना? एक संविधान बनाने के लिए पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करना, उसके निर्माण के बारे में चर्चा करना, उसी की ये बात यहां पे की जा रही है। अब देखिए कह रहा है संविधान सभा से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है। आप सभी लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इससे क्या रिलेटेड है साथियों, तो व्यक्तियों के ऐसे समूह के बारे में बात कर रहा है जहां पे सभी व्यक्ति जाते हैं और बैठते हैं और क्या करते हैं? किसी टॉपिक पे वहां पे विचार विमर्श करते हैं। आगे की बात को हम देखेंगे कि आगे इसमें क्या कहना चाहता है। समूह से है जो किसी विशेष स्थान पर इकट्ठा होकर, कहां पर इकट्ठा होकर साथियों? तो किसी ऐसे विशेष स्थान पर इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं? बात करते हैं, विचार और विमर्श करते हैं। उसके पश्चात किसी संविधान का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है जब हम किसी ऐसे जगह पे मिलेंगे जहां किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा तो हम क्या करेंगे? पहले मिलेंगे, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? उस पर वर्क करेंगे और जैसे जैसे हम वर्क करेंगे वैसे वैसे हमारा काम क्या होता जाएगा साथियों? धीरे धीरे ओवर होता हुआ चला जाएगा। वही काम ठीक यहां पे किया गया था। कब? जब संविधान सभा बनाया जा रहा था, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था। तो ये इनिशियल स्टेजेस की कहानी है जो कि मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक सुनाते हुए चल रहा हूं। अब आप देखिए वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन
हम वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से आपके सामने एक एक करके रखने का काम करेंगे और ये बहुत भी अच्छे तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक के माध्यम से चीजें आपके सामने प्रोड्यूस की जा रही हैं। अब देखिए साथियों, यहां पे कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना किसके द्वारा ये बनाया गया था संविधान सभा। तो साथियों कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना, मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह चुका हूं कि किसकी बात कर रहा था। तो यहां पे जो भी बात कर रहा था ये कैबिनेट मिशन की ही बात कर रहा था। फिर आप यहां पर देखेंगे कि इस वाले वन लाइनर में जहां पे येलो कलर का मैंने लिया है, कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946, इस डेट से भी ये जो यहां पे ईयर लिखा गया है, ये ईयर अपने आप में बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है और इस ईयर से डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में साथियों क्या करता है, डायरेक्ट हिट करता है क्वेश्चन कि 1946 में। तो कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को क्या कह रहा है, 1946 को भारत में प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की एक संविधान सभा की स्थापना हुई थी। यहीं पे क्या किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से, किसी को भी डायरेक्ट नहीं चुना गया था, अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों को चुन करके निर्वाचित सदस्यों की एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो जुलाई 1946 में की गई थी। यहां पे आप देखिए जुलाई 1946 का जिक्र भी किया गया है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला टर्मिनोलॉजी है कि कब किया गया था। कोई बता सकता है? तो हाँ साथियों बता सकता है, ये जुलाई को किया गया था। कब किया गया था, तो जुलाई में 1946 को ये किया गया था। आगे यहाँ पे नेक्स्ट आप वन लाइनर को देखिए, नेक्स्ट वन लाइनर आपसे क्या कह रहा है साथियों। नेक्स्ट वन लाइनर यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत का संविधान है, हम बात कर रहे हैं किसके संविधान की, हम किसी दूसरे देश के संविधान की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, भारत का लिखित संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़े संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो चर्चा भी इस पे बड़ी होनी चाहिए। कह रहा है कि संविधान सभा भारत के वृहद स्वरूप की वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी। ये क्या थी साथियों, ये वास्तविक, ये रियल प्रतिनिधि सभा थी। यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, बात बीमार अपने अपने बातों को, अपने अपने व्यूज को यहाँ पे रखने का काम करते थे। इसीलिए इसका क्या रूप हो गया था, इसका जो रूप हो गया था बृहद रूप हो गया था, बहुत ही बड़ा रूप ले लिया था। कौन सा बड़ा रूप ले लिया था, हमने ले लिया था बड़ा रूप कि आपने ले लिया था? ना हमने बड़ा रूप लिया था ना आपने बड़ा रूप लिया था। बड़ा रूप किसने लिया था, तो साथियों भारत का संविधान सभा ने क्या किया था, बड़ा रूप ले लिया था। और इसी बड़े रूप की कल्पना यहां पे की जा रही है, उसी की बात यहां पे की जा रही है। कल्पना तो खत्म हो गया, उसी की बात की जा रही है। आगे आइए, आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या चीजें आपके लिए बताई जा रही हैं। एक मिनट देखिए, अब कह रहा है कि देश विखंडन के पूर्व, किसकी बात कर रहा है, हमारे देश का विखंडन भी तो हुआ है। आपको पता भी, ये भी बात होनी चाहिए कि हमारे देश का क्या किया गया है, हमारे देश का बंटवारा किया गया है। और हमारे देश के विखंडन के पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व संविधान सभा में 389 ये नंबर आपके एग्जामिनेशन के लिए डन है। यहां से क्वेश्चन बनता है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा, ये नंबर देखने के लिए मिलेगा। 389 का ये जो नंबर यहां पे आंकड़ा है, ये आंकड़ा वाला नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है देश विखंडन के पूर्व संविधान सभा में 389 सदस्य थे। आपको ऑलरेडी ये पता है कि कितने नंबर आप वहां पे मेंबर थे, तो 389 सदस्य थे। लेकिन हम यहां पे बात किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारा देश एक था तो अखंड भारत हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान को भी क्या कर दिया गया था, एक बना दिया गया था, एक अलग राज्य बना दिया गया था। जब हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बंटने के पश्चात पुनर्गठित संविधान सभा में 324 सदस्य शेष रह गए थे। पहले कितने मेंबर थे, तो 389 मेंबर हुआ करते थे। तो भाई मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग यहां से चली गई। जैसे ही मुस्लिम लीग चली जाएगी तो हमारे पास क्या जाएंगे, जो भी हमारे नंबर ऑफ सदस्य थे वो कहीं ना कहीं आंकड़ा उनका घटेगा। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सदस्य बच गए थे, तो टोटल 324 नंबर ऑफ सदस्य रह गए थे। ये कब की बात बताई जा रही है, अगर हम इनिशियल स्टेजेस की बात करते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में अगर हम इनिशियल की बात कर रहे हैं तो इनिशियल हमारे पास कितने थे, टोटल 389 मेंबर हमारे पास हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान नामक स्टेट बना, वैसे ही क्या हो गया, इसमें विभाजन हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब देश में विभाजन होगा तो देश के लोगों में भी विभाजन तो होना तय है। जब विभाजन हो गया तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मेंबर बच गए, तो साथियों टोटल 324 हमारे पास मेंबर
बच गए, उसी की कहानी इस वन लाइनर के माध्यम से हमको थी सुनानी, जो कि मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। साथियों यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट में देखिए आपसे क्या कहना चाहता है, कह रहा है भारत के स्वतंत्रता के पश्चात। किसकी स्वतंत्रता के पश्चात साथियों? तो अपने अखंड भारत की, अपने देश की स्वतंत्रता के पश्चात। आपको यह भी पता है कि हमारे देश पे नरेश राजाओं का राज हुआ करता था, तमाम प्रकार के देशी रियासतें हुआ करती थी। इन्हीं रियासतों के बारे में हम बहुत बचपन से ही पढ़ते आते हैं। जूनागढ़ का रियासत हो गया, चाहे फिर बंगाल का विभाजन हो गया, इन सभी रियासतों के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत के स्वतंत्रता के पश्चात जो नरेश ने अपनी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने हेतु राजी हो गए। कुछ ऐसे भी थे जो अपने राज्य को, जो राजा थे वो हठी हो गए थे, वो कहना चाहते थे कि मैं भारत में अपने राज्य को नहीं मिलाना चाहता हूं। तो उनके लिए क्या चलाया गया? उनके लिए तमाम प्रकार के ऑपरेशंस को चलाने की आवश्यकता थी। तो देखिए कह रहा है भारतीय संघ में विलय करने हेतु राजी हो गए। उनके द्वारा नामजद प्रतिनिधियों को संविधान सभा में हिस्सा दिया गया था। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी प्रतिनिधि को छोड़ेंगे, जब आप अपनी सत्ता को छोड़ेंगे, तो आपके जगह पे आपके एज अ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे किसी ना किसी मेंबर को आप भेजेंगे। उस मेंबर को हम कहां पे देंगे हिस्सा? तो उस मेंबर को हम, जो हम संविधान सभा बना रहे हैं, जो भारत की बहुत बड़ी सभा है, जब हम इतनी बड़ी सभा बना रहे हैं और आपका समर्थन मांग रहे हैं और आप धूमधाम से समर्थन दे रहे हैं कि ले जाओ भारत के स्वतंत्रता, हमारा देश क्या हो गया, हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया है और आजाद हो गया है, तो ये मेरे प्रतिनिधि कहां रखो? अपने संविधान सभा में रखो। उसी की बात यहां पे की जा रही है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, जो नरेश आपसी सहमति से अपने रियासत को क्या करना चाहते थे? भारत में विलय करना चाहते थे। आपका धूमधाम से स्वागत है नरेश साहब, आप ले आइए और हमारे भारत में क्या करिए? अपना सहयोग दीजिए और आप अपना प्रतिनिधि जो होगा वो संविधान सभा को समर्पित कीजिए। उसको क्या किया जाएगा? उसको जगह भी प्रोवाइड किया जाएगा भारत के संविधान सभा के अंतर्गत। नेक्स्ट यहां पर देखिए कह रहा है, किसकी बात कह रहा है? कह रहा है संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के निर्देशन गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। यह बात सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सोच सकते होंगे जो हमारे देश को गुलाम बना करके छोड़ दिए, जो हमारे देश पे इतने दिनों तक राज किए, क्या वो चाहते थे कि भारत को हम आजाद करें? यहां से तो वो चीजों को एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, देश को लूटना चाहते थे, देश को बर्बाद करना चाहते थे। तो क्या उनकी निर्देशानुसार यह बनाया गया था? नहीं, यह मांग थी, यह भारतीयों की मांग थी। उनकी भारतीयों की मांग को उनको मानना पड़ा था, लेकिन लिखा ये गया है तो हमें पढ़ने की आवश्यकता भी है। कह रहा है संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश सम्राट के निर्देशानुसार गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। यह बात भी आपको चलिए मान ही लीजिए, जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से एज इट इज हम इसको देख रहे हैं, एज इट इज इसको हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। ये 4 स्टार का हो सकता है क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना है, बनता रहेगा। और ये किससे रिलेटेड है साथियों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब से रिलेटेड है, जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली फ्रेम होगा। अगर फ्रेम होगा तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आएगा। और मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में इस टाइप के, इस नेचर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए धूमधाम से मिलेंगे। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कै तारीख को हुआ था साथियों? तो जब हम प्रथम बैठक की बात करेंगे, वो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कंडक्ट करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? तो प्रथम जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को किस लिए चुना गया था? तो उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्या देख करके अस्थायी अध्यक्ष उनको चुना गया था? तो उनकी अवस्था को देख करके उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक उसी के 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? ठीक उसी के 2 दिन बाद
ये 9 दिसंबर की घटना की हम बात कर रहे हैं, 9 दिसंबर की। इसी से रिलेटेड 2 दिन बाद 11 दिसंबर भी आता है, और 11 दिसंबर को क्या किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से बार बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसीलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस्ड कर रहा हूं। 9 दिसंबर 1946 का डेट आपको किसी भी दशा में नहीं भूलना है। 11 दिसंबर 1946 का डेट आपको किसी भी दशा में नहीं भूलना है। साथ ही साथ यह भी आपको लर्न होना चाहिए कि 9 दिसंबर को क्या हुआ था, 11 दिसंबर को क्या हुआ था। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब जब हम 9 दिसंबर की बात करेंगे, 9 दिसंबर 1946 की बात करेंगे, तब तक हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। जब जब हम 11 दिसंबर की बात करेंगे, तब तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को क्या चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और यह क्वेश्चन दिया ही ऐसे जाता है, रीजन एंड असर्शन बेस्ड में यह क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इसी तरह से आपको उलझाने का काम किया जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपका टारगेट है जज बनना, तो जज साहब कभी उलझ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ये चीजें मैं आपके सामने एक एक करके वन लाइनर के फॉर्मेट में डिलीवर कर रहा हूं। नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। यह बात मैंने ऑलरेडी आपको यहां पे बता दिया, मैंने देखे बिना भी यह बात आपको बता दिया, क्योंकि 9 के बाद 11 वाला ही आंकड़ा आता है, इसीलिए यह आंकड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर देखिए, कर 11 दिसंबर 1946 की बैठक में BN राव किसकी बात कर रहा है? BN राव साहब की बात कर रहा है। BR अंबेडकर साहब की बात अभी नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यहां पे मैं ज्यादा इंफसाइज आप लोगों को करना चाहूंगा। यहां पे जो बात कर रहा है साथियों, यहां पे BN राव साहब की बात कर रहा है, और यहां पे आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। दोनों लोगों का नाम एक ही है, BN राव साहब का ये या BR अंबेडकर साहब का ये, तो यहाँ पे BN राव साहब की बात आ रही है। अब आप कहेंगे कि ये BN राव साहब क्या थे? इनका तो नाम ही मैं आज पहली बार सुन रहा हूं कि ये BN राव साहब क्या थे। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि BN राव साहब जो थे, ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कहां पे सिचुएटेड है? द हेग में। वहां पे ये क्या हुआ करते थे? वहां पे ये जज हुआ करते थे। और इन्हीं की कहानी अब यहां पे हमको है सुनानी आपको। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946, यहां पे पेन का कलर में, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इनको क्या नियुक्त किया गया था? सलाहकार, सलाह देने वाला इनको नियुक्त किया गया था। भाई जब कोई भी चीज बनता है तो उसमें कहा जाता है ना कि कोई सलाहकार रहता तो ये चीजें और भी अच्छे तरीके से हमको समझ में आती। तो इनको क्या बनाया गया था? तो BN राव साहब को सलाहकार नियुक्त किया गया था। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके MPCJ के एग्जामिनेशन में पूछता है। निगेटिव टर्मिनोलॉजी बेस्ड में पूछेगा, रीजन असर्शन में आपसे पूछेगा। जिस तरह से पॉसिबल हो सके उस तरह से आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछने का वो काम करते हैं। आप BN राव साहब को इसी तरह से याद करेंगे कि वो संवैधानिक क्या थे? वो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। और BN राव साहब के बारे में अगर आपसे पूछ देता है तो वो क्या थे? तो साथियों आप सभी लोगों ने UNO के बारे में जरूर सुना होगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के 5 ऑर्गन्स होते हैं। पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अभी एक इनएक्टिव है, तो अभी टोटल वहां पे 5 ऑर्गन्स है। उसी में एक ऑर्गन्स है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर BN राव, किसकी मैं बात कर रहा हूं? सर BN राव वहां पे जज हुआ करते थे। तो इनसे कहा गया था कि आप क्या करिए, भारत के लिए एक संविधान के बारे में बताइए, आप भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने में मदद करिए, अपनी सलाह दीजिए, अपनी राय दीजिए। इसीलिए इनको क्या बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को सर BN राव को भारत के संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। यह था इसके पीछे की कहानी, और यह कहानी थी आपको जाननी। जब जब आप इस टाइप के कहानी को जानेंगे तब तब आपका सोचने का लेवल जो होगा अलग, अदर स्टूडेंट से अलग होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है
प्रारूप समिति, आ गए हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी पे। ड्राफ्टिंग कमेटी पे आ गए। अब ड्राफ्टिंग कमेटी आपसे क्या कहना चाहता है, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या आपसे बताना चाहता है, और ये कब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, ये डेट आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो डेट है साथियों, ये 29 अगस्त 1947 था। क्या था? तो जब हम प्रारूप समिति के गठन की बात करेंगे, मींस कि ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, इसको कब बनाया गया था, कब इसको स्ट्रक्चराइज किया गया था, तो ये 29 अगस्त को किया गया था 1947 में। देखिए कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को, नहीं, प्रारूप समिति द्वारा गठन 29 अगस्त 1947, ये डेट आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। कौन सा डेट? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के नाम से जानते हैं, और आपको फतेह की बात यह भी जाननी होगी कि उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एज अ प्रियम्बल के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल में क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो जी हां साथियों, प्रियम्बल में धूमधाम से अमेंडमेंट किया जा सकता है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किया जा सकता है तो आज तक कितनी बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था? तो साथियों आपको बताना है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार आज तक प्रियम्बल के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया है। तो यह उद्देश्य प्रस्ताव की कहानी है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कौन सा डेट? कि प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था साथियों, ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये तो बात आप लोगों को पहले से पता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि 13 दिसंबर 1946 का ये डेट है, जिसमें पंडित JL नेहरू साहब के द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था, पटल पे रखा गया था। कर रहा है सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर 13 से 19 दिसंबर तक गहन विचार विमर्श चला। ऐसा नहीं है कि एक दिन में संविधान बन गया, कोई चीज लिख करके ला दिया गया पंडित JL नेहरू साहब के द्वारा या किसी और के द्वारा तो उसको मान लिया गया। नहीं दोस्तों, संविधान को पूरा स्ट्रक्चराइज किया गया था। संविधान को बनाते वक्त इतनी ज्यादा केयरफुल वहां पे हुआ गया था, इतने ज्यादा चीजों पे ऑब्जर्वेशन किया गया था, इसीलिए यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, डेट भी दिया है, समय भी दिया है कि 13 तारीख से लेकर के 19 दिसंबर तक इस पे गहन विचार विमर्श चला था। अब आप सोच सकते हैं कि एक एक चीज पे कितना ज्यादा बहस किया गया होगा, इसीलिए इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लग गया था। अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो कह रहा है विचार विमर्श के पश्चात कह रहा है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। आपको यह भी बात समझ में आ जाना चाहिए कि क्या किया गया था। 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, जो यहां पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन JL नेहरू साहब के द्वारा पेश किया गया था। इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या कर लिया गया था? यहां पे एक्सेप्ट कर लिया गया था, एज अ प्रियम्बल के रूप में उसको क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। अब यहां पे और भी कुछ हमारे पास वन लाइनर है, इसको भी आप देख लीजिए। यहां पे वन लाइनर क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है कि संविधान सभा ने सभी लोगों के निर्णयों पर अमल करते हुए, एक लोगों के मत से काम नहीं चल रहा है, यहां पे सभी लोगों के निर्णयों को अमल करते हुए संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाए गए संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की जांच के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, अब यहां पे आ रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। अभी तक तो सर BN राव की हम कहानी आपको सुना रहे थे, लेकिन जैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी को वो चीजें प्रोवाइड कर दी गई, प्रारूप समिति को प्रोवाइड कर दिया गया, किसके द्वारा? तो सर BN राव साहब के द्वारा। उसके बाद से उसमें किसी ना किसी को तो हेड बनाना है संविधान सभा का, तो यहां पे आते हैं, कौन रोल प्ले करता है? तो यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की गई। कह रहा है प्रारूप समिति की स्थापना की गई तथा सर BN राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे
देश का जो भारत के संविधान आप देखते हैं, उसका जो तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था, जो उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, वो सर BN राव साहब के द्वारा ही उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था। और ड्राफ्ट प्रिपेयर करके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को क्या कर दिया गया था, प्रोवाइड कर दिया गया था कि अब आप लीजिए, अब आप इसको रीड करिए। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि आपके देश के अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस करना है, आप फ्री हैं, आप धूमधाम से इसमें चेंजेस करिए। यहां पे एक और आप देखिए वन लाइनर कह रहा है, प्रारूप समिति द्वारा बनाई गई भारत के संविधान सभा के प्रारूप को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया था। जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, उसी संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष इसको पेश किया गया था। अब आप जो भी वन लाइनर अभी तक आप लोगों ने देखा है, मैं आप लोगों से कहा था कि MPCJ का वन लाइनर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं और बाइलिंगुअल लेकर के आ रहा हूं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहां पे कंटेंट मिलने वाला है। अभी तक आप लोगों ने जो भी कंटेंट हिंदी में पढ़ा, सेम एज यूजुअल यहां पे कंटेंट आपको इंग्लिश में भी मिल रहा है। साथियों, ये था आज का वीडियो, जो कि एज अ पार्ट फर्स्ट के रूप में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। फिर नेक्स्ट सेशन में कल मिलूंगा और इसी तरह से धमाकेदार एंट्री लेकर के आऊंगा और उसमें पार्ट सेकंड को MCCJ का मैं आपके सामने कंडक्ट करवाने वाला हूं। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत करना है, तो साथियों इस चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियोस के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन शेयर करें कि यहां पे वन लाइनर चल रहा है और ये ऐसा वन लाइनर मैं आपको लोगों के लिए लेकर के आऊंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।